सीटेट 2026 के लिए अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी अभी तक नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है। ये एक सिंगल क्लास अगर आप देखते हैं तो आपको 2024 से 26 तक के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। जितने भी इंग्लिश पेडागोजी के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो मेथड्स हों, अप्रोचेज हों या एनसीएफ और एनईपी से रिलेटेड जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे विद इंफोग्राफिक डायग्राम के साथ हम आपको आगे समझाएंगे। ये एक सिंगल क्लास आपके लिए मस्ट वॉच है। अगर आप इसको देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ए टीचर फाइंड्स अ वीडियो to fit into the topic of the unit and plans for a pair work activity around this video। एक टीचर को एक वीडियो मिलता है जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है, जो यूनिट पढ़ा है उससे रिलेटेड एक वीडियो है उसके पास। तो वो क्या करता है, प्लान्स करता है एक पेयर वर्क एक्टिविटी कराने के लिए अराउंड दिस वीडियो। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेयर वर्क एक्टिविटी इज टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू। इस तरह की जो एक्टिविटी वो क्लास में कराना चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो जो पेयर वर्क एक्टिविटी होती है उसका मूल उद्देश्य वो क्या होता है, हमें यहाँ पर बच्चे आपस में नेगोशिएट कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेट एक दूसरे से करते हैं और रियल टाइम में करते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज अवेयरनेस को क्या करता है, डेवलप करता है। जो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा। जो 3 नहीं है वो क्यों नहीं है, वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द टीचर से इंडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हाँ टीचर बैठा है और बच्चे अलग काम कर रहे हैं, इसका ये उद्देश्य नहीं होता है। एसेस देयर ओन वर्क नहीं, अपने वर्क को एसेस करना भी इसका मतलब नहीं होता है। मेक देम वर्क एट अ फास्टर पेस टुगेदर नहीं, इसका जो मेन पर्पज होगा वो ये होगा, डेवलप लैंग्वेज अवेयरनेस, है ना। लैंग्वेज अवेयरनेस को डेवलप करना यानी वो आपस में आइडिया शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और रियल टाइम में एक्टिविटी करते हैं, और यही इसका सबसे मेन पर्पज होता है जो ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन एंड अदर नरेटिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज ए सप्लीमेंट्री रीडर। आपने देखा होगा कि क्लासेस में जो अपर क्लासेस एक्चुअली होते हैं तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर करके बुक्स होती हैं फॉर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज के जो भी जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, तो सप्लीमेंट्री रीडर वहाँ पर होती हैं। ये जिसमें क्या मेनली दी होती है, शॉर्ट स्टोरीज दी होती है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर पर्पज ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर। और ये जो बुक एक सप्लीमेंट्री रीडर करके दी जाती है अलग से, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है टू प्रमोट मोरल लर्निंग। ठीक है, टू प्रमोट एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है और इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। सीटेट के आप उठा लीजिए 2024 के, 26 के, कोई भी उठा लीजिए, वहां पर आपको ये दोनों टर्म खूब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग ये होता है जब आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपको बहुत सारे आपका मन है नॉवेल्स के बहुत सारे भाग खत्म करने का, तो आप नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपको प्लेजर के लिए है या जनरल आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। कोई उसका ऐसा उद्देश्य नहीं है कि यू हैव टू गिव एन एग्जाम, आपको कोई एग्जाम देना है, ऐसा कोई उसका पर्पज नहीं है। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। इंटेंसिव रीडिंग हम अपनी टेक्स्ट बुक की करते हैं, एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। बहुत ही यहाँ पर ध्यान से पढ़ा जाता है, एग्जैक्ट डिटेल पे फोकस होता है और ग्रामर वोकैब्स पे भी फोकस किया जाता है। तो इस तरह की रीडिंग को क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव हमने आपको बता दिया, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, ढेर सारा पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वालिटी रीडिंग होती है, यहाँ पर क्वांटिटी रीडिंग होती है। तो ये जो है जो शॉर्ट स्टोरीज वाला टर्म है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इसका यही पर्पज होता है मेनली, इसका टेक्स्ट बुक या सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, ए टीचर इन क्लास 5th गेव स्टूडेंट अ टास्क। ठीक है, 5 में बच्चों को एक टीचर क्या देता है, टास्क देता है टू राइट स्टोरी, की स्टोरी लिखे। वाइल स्टूडेंट्स राइट स्टोरी, जब स्टूडेंट स्टोरी लिखते हैं, द टीचर वॉक्स अराउंड द क्लास। अब जब वो लिख रहे होते हैं बच्चे, तो टीचर क्या करता है, वो क्लास में घूम रहा होता है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स, मदद कर रहा होता है, टू मेक एरर और आस्क न्यू वर्ड्स। ठीक है, और बच्चों को वो हेल्प कर रहा होता है और क्या कहते हैं, उनके एरर्स को अगर वो चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे है मेक एरर्स और आस्क न्यू वर्ड्स। ठीक है, आगे देखिए, हेयर द टीचर इज इन द रोल। आप यहाँ पर जो टीचर वर्क कर रहा है वो किस तरह का, ठीक है, उसने स्टोरी लिखने के लिए दे दिया और वो घूम घूम के देख भी रहा है बच्चों को
तो वहां पर किस तरह का काम करता है, आपने देखा होगा कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारी एनईपी और एनसीएफ में है कि यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो एक सुविधादाता की तरह काम करता है। कैसे? सुविधादाता की तरह उसको माना जाता है, तो फैसिलिटेटर हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर हमारी एनसीएफ 2005 भी इसको कहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है Which among these is the primary responsibility of a language teacher? एक लैंग्वेज टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखते हैं क्या होती है। ग्रुपिंग लर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, कि हम डिफरेंट क्लास में लर्नर को ग्रुपिंग करते हैं, नहीं एक सेक्शन बना दिया, बी सेक्शन बना दिया, सी, ऐसा कोई यहाँ पर कोई पर्पज लैंग्वेज टीचर का नहीं होता और ये बनाना भी नहीं चाहिए, वैसे भी ये निगेटिव चीज़ है। इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर्स को निर्देशित करना, नहीं, निर्देश देना एक टीचर का काम नहीं हो सकता है केवल। आइडेंटिफाइंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, हमें बच्चे की जो कम्युनिकेटिव नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं उनकी भाषा से संबंधित, उनको समझना चाहिए। और एक टीचर की सबसे अहम भूमिका यही होती है कि बच्चों की भाषाई ज़रूरतों को समझे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को बनाए कि हमें कैसे भाषा इनको सिखानी है, कम्युनिकेटिव वे में उसको यूज़ करना है। सिलेक्टिंग द कंटेंट फॉर ए टीचिंग, नहीं, ये तो फिर एक नॉर्मल बात हो जाएगी कि आप केवल कंटेंट को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही यहाँ पर दिए कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग क्या होती है, तो वही होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग ग्रामर। यहाँ पर केवल ग्रामर को मेमोराइज करना नहीं, बल्कि टीचर्स फर्स्ट जॉब इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द लर्नर्स एक्चुअली नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन रियल टाइम सिचुएशन। सेम थिंग है जो ऊपर हमने डिस्कस की अभी। अब देखिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पर क्वेश्चन। असर्शन क्या है? असर्शन कथन दिया गया है, रीडिंग इज मोर देन जस्ट प्रोनाउंसिंग अ वर्ड राइट। ठीक है, रीडिंग इससे बढ़कर है, किससे? रीडिंग इज मोर देन, पढ़ना इससे ज़्यादा है, जस्ट प्रोनाउंसिंग अ वर्ड राइट, कि अगर आपने किसी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर दिया, सिर्फ यही रीडिंग नहीं है, इसका मतलब ये इससे बढ़कर है। अब क्या है, रीज़न क्या है उसका? रीडिंग इज डिकोडिंग, कि रीडिंग क्या है? डिकोडिंग है। डिकोड करना समथिंग, आप जब किसी चीज़ को समझ पाते हो, जैसे अगर ये कलम लिखा है, ये कलम लिखा है, तो आप इसको डिकोड कर पाए बच्चा कि कलम, तो इस तरह से आप इसके मतलब को समझो कि कलम को डिकोड कर पाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए सही ये भी है और सही ये भी है, बट यहाँ पर कमी क्या है? केवल डिकोडिंग नहीं होगा, डिकोडिंग के साथ होगा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, द हिडन मीनिंग या द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, उसमें जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को वो समझे, यानी कि उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, या जो कुछ उसका अर्थ निकल रहा है ना, उस अर्थ को वो सही से समझे। ये इसका एक और मतलब इसका जो मेन पर्पज होता है रीडिंग का, वो यही होता है। डिकोडिंग भी होता है, ऐसा नहीं है डिकोडिंग नहीं। अगर आप चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाओगे तो आप उनको समझ ही नहीं पाए, तो फिर आप अर्थ कैसे निकालोगे? आप जब उसको सही से पढ़ ही नहीं पाए तो अर्थ कैसे निकालोगे? तो फिर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन सी चीज़ है वो गलत है, तो हमें गलत वाला देखना है क्या है। देखिए, लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव ए फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। क्या लैंग्वेज टीचिंग को कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ में फोकस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन में फोकस नहीं करेंगे तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन टू स्पीच। राइटिंग पे फोकस करना चाहिए और स्पीच पे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। स्पीच इक्वली इंपॉर्टेंट है राइटिंग, बल्कि राइटिंग, स्पीच तो और पहले आती है, राइटिंग उसके लेटर आती है। ठीक है, आगे देखिए, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन। ठीक है, लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। बिल्कुल है, लर्निंग में लर्नर की जो मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन। जब रियल सिचुएशन में लर्नर लैंग्वेज को यूज़ करता है तो सबसे अच्छा सीखना वहीं पर होता है। अगर आपको कोई सिचुएशन मिली है कि आपको किसी पार्टी में बात करनी, तो किस तरह से की जाएगी, किसी इंटरव्यू में बात करनी, तो रियल टाइम सिचुएशन जो आपके सामने होती है, कोई आपसे टाइम पूछ रहा है तो आपको कैसे बताना है, तो इस तरह की सिचुएशन को रियल टाइम सिचुएशन बोला जाता है और ये भाषा सीखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें सही हैं, गलत कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, इसमें कुछ दिया था क्या? हाँ, LSRW आपको पता ही होगा, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। नेक्स्ट देखिए,
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। 2026 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए। जो एक्विजिशन लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन सी थ्योरी है जो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी नहीं है। व्यवहारवादियों ने जो अपनी थ्योरीज दी उसके अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी है जो यहाँ पर नहीं है सीखने में। तो देखिए ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक द्वारा दी गई है, ये बिहेवियरिस्ट है। सोशल इंटरेक्शन तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दी गई है स्किनर द्वारा, ये भी कैसी है, बिहेवियरिस्ट है। ठीक है, और एम्प्टी वेसल दैट इज टेबुला रासा, टेबुला रासा ये जॉन लॉक द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने बच्चों को कोहरी स्लेट कहा। अब आप बच्चों को अगर कोहरी स्लेट कह रहे हैं दैट मीन्स आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे में कोई दिमाग नहीं है, वो पैदा हुआ है बिल्कुल कोहरी स्लेट है। तो ये भी व्यवहारवादी ही इस तरह की सोच रखते थे, क्योंकि उनका मतलब था कि यहाँ संज्ञान का कोई काम नहीं होता है सीखने में, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जो हम करते हैं उसका होता है, जो यहाँ पर रहकर हम अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया से सीखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया को महत्व दिया। ठीक है, तो जो सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा, इसको वाइगोस्की सर कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा हम अपने संज्ञान का विकास करते हैं। तो वही चीज़ है जो ये अलग है और यही बिहेवियरिस्ट अप्रोच में नहीं आती। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। बाकी आपको पता होगा कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जिसमें चाहे वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म हो, ये सभी जो थ्योरी हैं ये कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आती है, रचनावाद के अंतर्गत आती है। बिहेवियरिज्म वाली आपको ऑलरेडी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू एंड इमर्ज इन, चिल्ड्रन को एक्सपोज किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड इमर्ज इन किसमें, मल्टीपल ओरल लैंग्वेज फ्रॉम एन अर्ली एज। मल्टीपल ओरल लैंग्वेज, बहुत सारी जो मल्टीलिंगुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए कह रहा है। ओरल लैंग्वेज में बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर अर्ली एज की बात हो रही, चिल्ड्रन की बात हो रही, फ्रॉम एन अर्ली एज, और अर्ली एज में आप उसको ओरल के लिए कर सकते हो, बिल्कुल सही है ये। देखते हैं मल्टीपल रिटन आप नहीं करोगे, लैंग्वेजेस फ्रॉम एन अर्ली एज पे आप रिटन लैंग्वेज को फोकस नहीं करोगे। टू ओरल लैंग्वेज फ्रॉम एन अर्ली एज, टू नहीं, सभी गलत हैं, आपको यही लगाना है, मल्टीपल ओरल लैंग्वेज फ्रॉम एन अर्ली एज। ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन, असर्शन दिया है ड्राइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। जो ड्राइंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। इमर्जेंट लिटरेसी क्या होता है देखते हैं, और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया सीटेट में, इमर्जेंट लिटरेसी क्या होता है। ड्राइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, ड्राइंग को राइटिंग की शुरुआती अवस्था कहा जाता है। ठीक है, द अर्ली लिटरेसी, रीजन क्यों कहा जाता है, पिक्चर्स आर सिंबल्स, क्योंकि पिक्चर्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं, एंड कैरी मीनिंग्स, और उनका अपना मतलब होता है। पिक्चर्स मीनिंग रखते हैं, सिंबल्स जो होते हैं वो मीनिंग रखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अपोजिट। ठीक है, तो ये तो दोनों बातें सही हैं, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अब आपको समझना है कि इमरजेंट लिटरेसी क्या होता है। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं चीज़ों को, बहुत छोटे की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से जिगजैग रेखाएं बनाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता है क्या बनाने वाले हैं, कोई उनका एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है। फिर जाके वो किस पर जाते हैं, सपोज करो उन्होंने लाइन से एक घर का चित्र बना दिया, ठीक है, और इसके बाद में जाकर के वो जो रियल सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होता है, उस तरह की चीज़ें सीखते हैं। तो जो अर्ली लिटरेसी होती है वो कहाँ से शुरू होती है, इस तरह की बैबलिंग से, इस तरह की रेखाओं से शुरू होती है, जिसको हम इमरजेंट लिटरेसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है अ टीचर इन ए लैंग्वेज टास्क। ठीक है, टीचर इन ए लैंग्वेज टास्क मेक्स अ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। वो क्या करता है कि एक मिक्स्ड ग्रुप बनाता है स्टूडेंट का, जिसमें कुछ होशियार स्टूडेंट भी हैं और कुछ कमजोर स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसा ग्रुप वो क्रिएट करता है। दिस मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज मेड टू, ये क्यों बनाया गया है, इनकरेज स्टूडेंट्स टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए। ठीक है, देखते हैं, शेयर टीचर्स लोड, टीचर के लोड को शेयर करने के लिए। टीचर क्या वहाँ आराम करने के लिए गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वीकर स्टूडेंट, वीकर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये ग्रुप बनाने का रीज़न नहीं हो सकता है। वीकर स्टूडेंट से कुछ मतलब नहीं होता है, वहाँ पर होता है रिमेडियल टीचिंग। आगे आएगा क्वेश्चन तब बताएंगे कि हम पढ़ाने के बाद एक रिमेडियल टीचिंग करते हैं, जहाँ पर हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर दिक्कत अभी है, लोगों को जो बच्चे हैं वो कहाँ पर उनको समस्या है, उसका हम पता लगा के डायग्नोस करके फिर उसके लिए प्री प्लान करके, मतलब रीप्लान करके टीचिंग करते हैं। गिव स्पेस टू डोमिनेंट स्टूडेंट टू एक्सप्रेस फ्रीली, नहीं, हम वो जो होशियार हैं उनको डोमिनेंट करने के लिए मौका देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट टू हेल्प वन अदर, हम यही करेंगे कि वन अनदर, एक दूसरे की वो क्या कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है रिटेलिंग ऑफ ए स्टोरी रीड बाय अ स्टूडेंट इन हर ओन वर्ड्स
स्टूडेंट द्वारा अपने ओन वर्ड्स में किसी स्टोरी को रिटेल करना यानी पुनः सुनाना हेल्प्स इन असेसिंग, क्या करने में उसकी मदद करता है। अगर कोई स्टूडेंट किसी स्टोरी को दोबारा सुना रहा है तो उसको अपने शब्दों में, तो वो किस में मदद करेगा, कंप्रहेंशन में या मेमोरी में, एक्यूरेसी में या फ्लुएंसी में। ऑब्वियसली है किस में करेगा, वो कंप्रहेंशन में करेगा। मेमोरी, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, तभी वो अपने शब्दों में उसको सुना पा रहा है। कंप्रहेंशन का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। तो यही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला है असर्शन दिया गया है, रिमेडियल टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो रिमेडियल टीचिंग होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। बिल्कुल सही है, रिमेडियल टीचिंग आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रतिभा के अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, तो हम एक जैसा पढ़ा के और एक समय में सबको एक समान नहीं बना सकते हैं, हमें रिमेडियल टीचिंग करनी ही पड़ेगी। अच्छा, रिमेडियल टीचिंग इज टू टीच अगेन नॉट नेसेसरली इन द सेम वे। रिमेडियल टीचिंग का मतलब है कि आप दोबारा पढ़ा रहे हो, बट ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने पढ़ाया था आप वैसे ही पढ़ाओगे। बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज नॉट प्रॉपरली लर्न, जिसमें अब पहले आपने जिस वे में पढ़ाया उसमें तो उसने सही से सीख नहीं पाया, तो आप रिमेडियल जब कर रहे हो तो कतई ज़रूरी नहीं आप वही तरीका अपनाओगे, आप तरीके को बदल भी सकते हो। तो ये सी हो जाएगा, ए एंड आर बोथ करेक्ट, और उसकी करेक्ट ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला है द मिनिमल पेयर। देखिए वर्ड, यही टर्म हम बता रहे हैं जो टर्म आ रहे हैं नए, ये एनसीएफ है, एनईपी हुआ, और आपके जो भी नई अवधारणाएं पेडागोजी में विकसित हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड में आ रही हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो मिनिमल पेयर क्या होता है? मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव। जो मिनिमल पेयर होता है उनकी ड्रिल कराना किस में इफेक्टिव होता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, जैसे सैड हुआ, सैड के बाद बैड, तो एक उनको यहाँ पर एक लेटर चेंज कर दिया उन्होंने, और इस तरह के वर्ड्स बताए जाते हैं। इससे बच्चों में लर्निंग आसान हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर शिप हुआ, और शिप से ही रिलेटेड क्या पढ़ा दिया उन्होंने, शीप पढ़ा दिया। तो इसी को ही क्या कहते हैं, ये फोनोलॉजी होती है मिनिमल पेयर्स में। किस तरह समझ लीजिए, मिनिमल पेयर्स आर सेट ऑफ वर्ड्स दैट वेरी बाय ओनली सिंगल डिस्टिंक्ट साउंड। केवल उसमें सिंगल डिस्टिंक्ट साउंड एक होती है जो अलग होती है, उन वर्ड्स में एक साउंड अलग होती है। डीलिंग दीज हेल्प्स, इस तरह की प्रैक्टिस करवाना लर्नर्स आइसोलेट, डिस्टिंग्विश एंड आर्टिकुलेट स्पेसिफिक फोनेम्स डायरेक्टली इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। इससे उनका जो फोनेम्स डेवलप होता है अलग अलग लेटर्स को लेके, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि मिनिमल पेयर क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, Children at the foundational stage are most comfortable and learn best in। जो फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस तरह की सिचुएशन में होते हैं और कहाँ पर वो सीखते हैं? तो कहाँ पर सीखेंगे? देयर होम लैंग्वेज, क्योंकि चिल्ड्रन फाउंडेशनल स्टेज पर तो मदर टंग में ही सबसे अच्छा सीखते हैं। ये हमारी एनईपी 2020 भी कहती है, और एनसीएफ 2005 भी हमें ये बात बताता है, वही चीज़ें कि मदर टंग का यूज़ करना चाहिए कहाँ पर? अर्ली स्टेज में, ठीक है, पता है आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ द मदर टंग बाय अ चाइल्ड इज जनरली एज्यूम टू बी। मदर टंग को लर्न करना, सीखना, मातृभाषा को सीखना प्राय चाइल्ड के द्वारा कैसा अज्यूम किया जाता है? अगर वो मातृभाषा सीख रहा है तो इसको लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, लैंग्वेज एसिमिलेशन कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट कहेंगे, या लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। आपने ये क्वेश्चन तो जब से सीटेट शुरू हुआ है तब से ये क्वेश्चन आ रहा है, बराबर आ रहा है, हर बार आ रहा है। लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, देखिए सिंपल सी बात है। लैंग्वेज लर्निंग होती है जब हम प्रोफेशनली किसी भाषा को विधिवत तरीके से प्रॉपर क्लासेस के द्वारा, बुक्स के द्वारा और एक प्रॉपर मीडियम में रहकर सीखते हैं, सोच विचार करके सीखते हैं, है ना, विद कॉन्शियस सोच विचार करके सीखते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज होती है, तो उस तरह के सीखने को लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और जब क्या होता है, और जब हम लैंग्वेज को अपने एटमॉस्फेयर में, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में नॉर्मली सीख जाते हैं बातचीत करते हुए। आपको अपनी मातृभाषा सीखने के लिए किसी क्लास, किसी बुक, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी से बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, है ना, तो इस तरह की पढ़ते पढ़ते आप सीख रहे हैं भाषा को। बच्चा जाता है और अपनी मातृभाषा को सीख जाता है। क्या उसको पढ़ाया गया होता? नहीं। तो इसी को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, और प्रॉपर वे में सीखने को लैंग्वेज
लर्निंग कहते हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा, कुछ ऐसा वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हेन इन्फेंट्स एंड वेरी यंग चिल्ड्रन, जब नवजात और बहुत छोटे बच्चे लिव इन एनवायरनमेंट वेयर दे हैव नो एक्सपोजर, ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर उनको कोई भी मौका नहीं मिलता है टू लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, काहे के लिए, भाषा को एक्सपोज करने के लिए, मतलब भाषा को यूज़ करने के लिए कोई मौका नहीं मिलता है छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, तब देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तब उनका भाषाई विकास सीवियरली इम्पेयर्ड, उनका भाषा विकास कैसा हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, ठीक है। दिस इम्पेयरमेंट इज इरिवर्सिबल, इस तरह का जो इम्पेयरमेंट होता है वो वास्तव में कभी सुधारा नहीं जा सकता है, एक बार गड़बड़ हो गया तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म सपोर्ट दिस एक्सप्लेनेशन, और ये जो एक्सप्लेनेशन है कि छोटे पे अगर आपने ना पढ़ा पाया भाषा को तो आप भाषा कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, सीधी सी बात ये है। इसको कौन सा टर्म सपोर्ट करता है, सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, लैंग्वेज का एक सेंसिटिव पीरियड होता है और ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। यहाँ पर ब्रेन जो होता है मोस्ट रिसेप्टिव मोड में होता है भाषा सीखने के लिए, एक्वायर करने के लिए, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। और अगर यहीं पर आपने नहीं सिखा पाया तो फिर जाहिर सी बात है आप उसको भाषा दोबारा उतनी अच्छी तरह से नहीं सिखा सकते, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन देयर अर्ली ईयर्स, बच्चे अपनी अर्ली ईयर में, अर्ली एज में स्क्रिबल, देखिए स्क्रिबल ऑन द बॉल, बॉल पे स्क्रिबल होता है, समथिंग यू आर मेकिंग लाइक दिस, कुछ भी बना रहे हो आप, है ना, जो हमने आपको इमरजेंट लिटरेसी में बताया था, तो स्क्रिबल करते हैं फ्लोर पर, वॉल पर और नोटबुक पर। दिस स्टेज इन लैंग्वेज लर्निंग इज कॉल्ड, इस तरह की जो स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, इमरजेंट लिटरेसी कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गेव द टर्म, ये किसने टर्म दिया है, एक्विजिशन, ऑब्जर्वेशन, नेचुरल इनपुट, डोमिनेंट हाइपोथेसिस इन द थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। देखिए सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसकी बात की है किसने, स्टीफन क्रैशन ने, स्टीफन क्रैशन ने 5 हाइपोथेसिस बताई हैं, आपको डायरेक्टली पूछ दी जाती है, 5 हाइपोथेसिस बताई हैं जिसमें एक्विजिशन, लर्निंग, मॉनिटर करना और नेचुरल ऑर्डर, इनपुट I+1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इफेक्टिव फिल्टर। एक सेकंड में हम इनके बारे में आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सर बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। पहले जैसे चॉम्स्की सर आते थे, इसमें क्वेश्चन सर खूब आ रहे हैं, देख लीजिए। एक्विजिशन, लर्निंग, एक्विजिशन क्या होता है आपको पता है, दोनों चीज़ें पता है आपको। आप भाषा को अगर मदर टंग को सीखते हैं बिना किसी प्लानिंग के तो वो एक्विजिशन है, और प्रॉपर तरीके से सीखते हैं वो लर्निंग है, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, आप अपनी ही भाषा को मॉनिटर करते हैं। आपने बोला कि ही गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आपको फिर खुद रियलाइज हुआ, आपने अपनी भाषा को मॉनिटर किया कि ही गो टू स्कूल नहीं होगा, ही गोज टू स्कूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉनिटर करना इसे कहते हैं। नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, बच्चे को जब सिखाया जाता है तो एक ऑर्डर में सिखाया जाता है, और ये ऑर्डर फॉलो होता है, लगभग हर जगह होता है कि चीज़ें किस तरह से चलेंगी, है ना। अगर आपको उसको लैंग्वेज सिखानी है तो आप एकदम से उसको कंप्रेंशन लेवल पे नहीं ले जा सकते हो, तो एक ऑर्डर में चलेंगी कि पहले छोटे छोटे सेंटेंसेज होंगे और उस तरह से वो सीखेगा, तो इसी को ही नेचुरल ऑर्डर कहते हैं। इनपुट I+1 क्या होता है, अगर आप छोटी सी, जैसे आपने दिखाया रेड बुक, आपने बोला आपने बोला दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ये आपने बोला, तो यहां पर I+1 का मतलब होगा कि इससे ज्यादा आप करा सकते हो, आप थोड़ा सा इससे बढ़ाकर पढ़ा सकते हो, दिस इज अ रेड बुक, तो कहने का मतलब है या आई वॉन्ट ए रेड बुक। तो इस तरह से चीजों को एक क्षमता आगे, अगर आप ये चीज सिखा रहे हो, सपोज को बस छोटा सा आप एग्जाम्पल, अगर आप इतना सिखा रहे हो और आप थोड़ा सा बढ़ा के वहां पर बता देते हो, इसे ही I+1 कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, ठीक है। और इफेक्टिव फिल्टर ये कहलाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भावात्मक हो, डरे हुए हो क्लास में, आपको एंजाइटी है, चिंता है, तो आपका सीखना प्रभावित होगा, यानी लो लर्निंग होगी वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप सही हो, है ना, डर नहीं रहे हो किसी तरह से, और आपको कोई टोकने वाला नहीं, आप भाषा बोल रहे हो और आपको डर नहीं है कि लोग हमें टोकेंगे, तो वहाँ पर लैंग्वेज की जो लर्निंग होगी वो अच्छी होगी, यही इफेक्टिव फिल्टर होता है, ठीक है। तो हमने आपको इन शॉर्ट ही 5 चीज़ें इनकी बता दी हैं क्रैश आंसर की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यू वॉन्ट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, आप एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं इन योर क्लास, ठीक है। फॉर दिस यू शुड, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको इस्टेब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन योर क्लास, आपकी क्लास में लैंग्वेज लैब होनी चाहिए। क्या जरूरी लैंग्वेज लैब हम वहाँ पर स्थापित करेंगे तभी अच्छा पढ़ा पाएंगे। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाई लैंग्वेज गेम्स, हम टीचर को मोटिवेट करेंगे, भाई सॉरी,
पेरेंट्स को करेंगे, आप पढ़ाने के लिए हो लैंग्वेज, ना कि आप पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए कहोगे। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय द लर्नर। यहाँ पर भाषा का मैक्सिमम आप कहेंगे कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो किसी बच्चे के लिए, उसको एक्सपोज कर रहे हो लैंग्वेज को यूज करने के लिए। क्या? लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय द लर्नर, और दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, वेदर इट इज फॉरेन लैंग्वेज और समथिंग एल्स। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है टू टीच पोएट्री इन द क्लास। ठीक है, पोएट्री क्लास में पढ़ाना चाह रहे हो आप। द टीचर फर्स्ट रीड्स अ पोएम, टीचर पहले पोएम को पढ़ता है, पोएट्री में पोएम्स होती हैं। देन इन्वॉल्व्स द लर्नर, तब लर्नर को इन्वॉल्व करता है इन ग्रुप वर्क, किसमें? ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व करता है। वन ग्रुप राइट्स, एक ग्रुप लिखता है द थीम, उस पोएम की थीम लिखता है ऑफ द पोएम। अनदर ड्रॉज अ पिक्चर, और दूसरा ग्रुप पिक्चर ड्रॉ करता है उसी पोएम पर, टू डिपिक्ट द मेन कैरेक्टर। एंड एट अनदर राइट्स, और एक तीसरा ग्रुप होता है जो समरी लिखता है पोएम की। तो आप देखो 3 काम करा रहे हो, आप थीम लिखा रहे हो, समरी लिखा रहे हो, और एक ग्रुप से क्या करा रहे हो? आप ड्राइंग करा रहे हो उस पोएम पे। दिस एक्टिविटी एम्स एट, इस एक्टिविटी का जो एम है, उद्देश्य है, वो क्या है? इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि आप क्लासरूम में इन्वॉल्व करना चाहते हो, केवल गलत बात है। हम बच्चों को सिर्फ अटकाए रखने के लिए नहीं कोई काम करते हैं। कैटरिंग टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, हम बच्चों में जो डाइवर्स इंटरेस्ट उनके, देखिए हो सकता है किसी बच्चे में किसी चीज़ को पढ़ के उसका सारांश समझने की क्षमता ज़्यादा हो, अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा हो, तो हम उससे क्या कराएंगे कि आप समरी लिखिए। हो सकता है कि किसी की इन्फोग्राफिक वहाँ पर एबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, वो चीज़ों को पिक्चर्स के, चलिए लाइट चली गई थी, देखते हैं, यही क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, कैटरिंग टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। तो हम किसी से पोएम की समरी करा रहे हैं, वही बात हम आपको बता रहे थे, किसी से समरी करा रहे हैं, किसी से हम उसका डायग्राम्स बनवा रहे हैं, किसी से हम उसकी पोएम की पिक्चर्स मतलब ड्रॉ करवा रहे हैं, किसी से थीम लिखवा रहे हैं। तो इससे हम डाइवर्स तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है, उसको हम आगे ला पाएंगे, उसको जान पाएंगे, यही इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यू हैव टू कीप anecdotal records of the learning process of the student। आपको स्टूडेंट्स के जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको आपको कैसा करना, रखना है ऑफ योर क्लास। फॉर दिस यू नीड टू, अगर आपको बच्चे के बारे में रिकॉर्ड्स रखना है उसके बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाने होते हैं पढ़ाने के, और उसका अगर रिकॉर्ड्स आपके पास होगा पूरे साल का, या किस तरह से उसकी हैबिट्स हैं, कैसे पढ़ता है, किस तरह का स्कोर रहता है, ये सभी चीज़ें, कौन से मेथड्स उस पर अप्लाई करें तो ज़्यादा समझ में आता है, तो इस तरह की जो आप रखते हो, तो ऑब्वियसली आप एक बेटर प्लान बना पाओगे। बट इसके लिए आप करना क्या होगा, तो यू हैव टू ऑब्जर्व, है ना, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और यही इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ। कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग होती है, वो किस पे इंटरडिपेंडेंट होती है, किस तरह से? देखिए क्या होता है, लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। बिल्कुल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेटिव जो इस लैंग्वेज होती है, उसका यही तरीका होता है कि आप लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के द्वारा लैंग्वेज को सीखें, है ना, तो यही होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, यू ऑब्जर्व दैट योर स्टूडेंट्स नीड टू बी एक्सपोज टू सैंपल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। आपको लगता है, यू ऑब्जर्व दैट योर स्टूडेंट्स नीड टू बी एक्सपोज, किया जाना चाहिए उनको सैंपल्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के सैंपल्स। अब समझाएंगे ये क्या चीज़ होती है। एंड बी इनकरेज्ड, और इनकरेज किया जाना चाहिए टू इमिटेट, उनको कॉपी करें, एंड रिस्पॉन्ड, और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करें, रिपीट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर दिस पर्पज। देखिए एक मेथड होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये किस तरह से आपको समझा दें हम आपको, जैसे अमेरिका को रशिया में अपना कोई सैनिक का कोई मतलब सोल्जर कोई वर्क करना है वहाँ पर, तो वहाँ पर रशियन उनको, अब तुरंत तो पूरी लैंग्वेज तो सिखाई नहीं जा सकती है अमेरिकन्स को, तो उस टाइम पर वो क्या सिखाते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड का यूज़ करते हैं, और सेट ऑफ पैटर्न्स जो होते हैं वो सिखाते हैं ना, सैंपल सिखाते हैं वो टारगेट लैंग्वेज के, और उसी की उनसे इमिटेट करवाते हैं,
और क्या करवाते हैं, रिस्पॉन्ड उसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं और रिट्रेट द सेंटेंसेस को बार बार चीज़ें सिखाते हैं, रिपीट करवाते हैं, काम भर का सिखाते हैं, उसकी ग्रामर और बहुत चीज़ों से उनका लेना देना नहीं होता है, तो इसे ही ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, जब कम्युनिकेशन के थ्रू हम लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना, और सबसे अच्छी मानी जाती है जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है अभी तक, कि यहाँ पर मदर टंग की मदद से, है ना, मदर टंग की मदद से हम कोई टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे इंग्लिश आपको सीखनी है तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके हम अर्थ को समझते हैं, तो यही होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या इनडायरेक्ट मेथड भी इसको बोला जाता है। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जब आप किसी लैंग्वेज को सिखा रहे हैं तो उसी लैंग्वेज का केवल यूज़ करें, आप मदर टंग जैसी या किसी भी दूसरी लैंग्वेज का यूज़ ना करें। आप जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में बोलें, उसी में पढ़ाएं और उसी में पूरा काम हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है ग्रामर शुड बी टॉट बाई, यहाँ पर कोई पॉइंट था क्या, ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होती है वो रिपीटिशन पे जोर देती है, मेमोराइज डायलॉग रटाए जाते हैं, वही हमने कहा इमिटेशन होता है, और ड्रिलिंग बार बार, है ना, प्रैक्टिस पे जोर देती है, हैबिट फॉर्मेशन कर दी जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है ग्रामर शुड बी टॉट बाई, ग्रामर पढ़ाई जानी चाहिए, मेकिंग लर्नर डू रिटन असाइनमेंट, क्या हम उसे रिटन असाइनमेंट करेंगे ग्रामर पढ़ाने के लिए, नहीं, गलत है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू मेमोराइज, क्या हम मेमोराइज रूल्स कराएंगे, मेमोराइजिंग रोट लर्निंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। गिविंग एडिक्वेट असाइनमेंट टू, हम पर्याप्त असाइनमेंट उनको देंगे। इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम ग्रामर को पढ़ाना चाह रहे हैं तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस कराएं, आपको जो चीज़ सिखानी है तो उसको संदर्भात्मक रूप में सिखाइए। आप किसी कहानी को आप पढ़ा रहे हैं, उससे आप वोकैब सिखाना चाह रहे हैं, प्रीपोजिशन सिखाना चाह रहे हैं, या फिर आप ग्रामर रूल सिखाना चाह रहे हैं, तो आप फ्रेजेस उससे सिखाइए। आप ऐसा नहीं इंडिविजुअल आप प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रीपोजिशंस के रूल्स लिखिए, इस तरह से पढ़ाना जो भी जो होता है ना इसमें डिडक्टिव मेथड में, उस तरह का अच्छा नहीं माना जाता है। इंडक्टिव मेथड अच्छा माना जाता है ना, जब आप एग्जाम्पल्स देते हो तब रूल्स बताते हैं। ठीक है, चलिए वही है इंडक्टिव ग्रामर टीचिंग, यही कहलाती है। ठीक है, तो डिडक्टिव में क्या होता है, आप रूल्स को मेमोराइज करते हैं, आइसोलेटेड रूल्स को, फार्मूलाज वगैरह को, जबकि यहाँ डिस्कवर करते हैं रूल्स को, है ना, किसी कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, आगे है यू प्रिपेयर अ टेस्ट आइटम दैट एक्सपेक्ट द लर्नर्स टू यूज टेंस फॉर्म, आप एक ऐसा टेस्ट पेपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें बच्चों को क्या मिले, टेंस फॉर्म्स के बारे में पता चले, कनेक्टर्स यानी कंजंक्शंस के बारे में पता चले, प्रीपोजिशंस एंड एडजेक्टिव्स के बारे में पता चले, एक्यूरेटली वो उसके बारे में सीख पाएँ या उनके बारे में पता चल पाए। द अप्रोच दैट यू हैव यूज्ड इन दिस टेस्ट आइटम इज, कौन सी अप्रोच यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ग्रामर टेस्टिंग नहीं, मिक्स्ड ग्रामर टास्क, यही सॉरी नहीं, इंटीग्रेटेड ग्रामर टास्क, मिक्स नहीं होगा, सॉरी, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग क्या होता है, जब आप चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करके सिखाते हैं। आप ऐसा नहीं, वही अभी जो हमने पीछे बताया था, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप प्रीपोजिशन सिखाने के लिए अलग कोई व्यवस्था करें हैं और इसके अलावा कनेक्टर सिखाने के लिए अलग कोई व्यवस्था करें हैं, तो अलग अलग रूल्स नहीं बताए जाते हैं, बल्कि हम इंटीग्रेटेड होकर चीज़ों को पढ़ाते हैं और यहाँ से चीज़ें अच्छी समझ में भी आती हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बेहतर, वही है असेसिंग मल्टीपल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ हम पढ़ाते हैं विद इन अ कोहेसिव मीनिंगफुल टास्क, एक मीनिंगफुल टास्क उनको देते हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट देते हैं, पैराग्राफ देते हैं, है ना, एडिटिंग देते हैं। तो रेदर देन अब हम आइसोलेटेड सिंगल रूल पढ़ाएं, उससे अच्छा है कि आप एक पैराग्राफ वगैरह दो, वहाँ पर जो कुछ आपको सिखाना है, जो कुछ चीज़ें बतानी है, इवन वो कैश भी, तो आप वहाँ से बताइए, सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बनेगी। तो हमारा फोकस है ऑडियो लिंगुअल मेथड, हमने आपको बताया था, हैबिट फॉर्मेशन पे होता है, इमीडिएट ड्रिलिंग होती है, और मॉडल ये किस तरह का है, डायरेक्टर यहाँ पर ठीक है, कोई आपको डायरेक्ट करता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच अच्छी मानी जाती है, मीनिंग इंटरेक्शन पे आधारित होती है, फ्लुएंसी डेवलप होती है, और टीचर यहाँ पर एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है। जाहिर सी बात है, जब कम्युनिकेशन हो रही होगी तो हो सकता है उसकी सोसाइटी में हो रही हो, बच्चों में हो रही हो, तो टीचर एक सुविधादाता का काम यहाँ पर करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको पता है, रूल्स बेस होता है, वोकैबुलरी और यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसकी होती है, सिखाने वाले की होती है। ठीक है, और इसको अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है, ठीक है, इनके बारे में आपको हमने थोड़ा सा बताया, क्रैशन सर के बारे में। ठीक है, इन्होंने जो कंप्रहेंसिव इनपुट I+1 की बात हमने कही कि एक कदम आगे उसको पढ़ाया जा सकता है। लो इफेक्टिव फैक्टर की बात की, अगर आप वहाँ पर एंजाइटी कम रखोगे, डराओगे कम बच्चे को, ये सब चीज़ें माहौल अच्छा रखोगे तो वो अच्छा सीखेगा, ये बात है भाषा को। और सबकॉन्शियस एक्विजिशन होता है ना, जो एक्विजिशन होता है वो कैसा होता है, सबकॉन्शियसली होता है, हमें पता भी नहीं चलता और भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है, और चॉम्स्की सर की बात करें तो LAD पूछा गया है कई बार, लैंग्वेज एक्विजिशन
एक्विजिशन डिवाइस हमारे मस्तिष्क में होता है, ऐसा चॉम्स्की सर कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर होती है, ये हर जगह एक समान रूप से काम करती है, 6 देश कोई हो कुछ भी हो, ग्रामर एक यूनिवर्सल होती है, ठीक है। और इननेट एबिलिटी होती है हमारे अंदर लैंग्वेज सीखने की। वाइगोस्की सर के बारे में टर्म्स जो है वो आपको पता होंगे, सीडीपी के थ्रू सोशल इंटरेक्शन के द्वारा भाषा को हम सीखते हैं, इसीलिए इनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। इसके फोल्डिंग यानी मदद दी जाती है, सामने जो ज़्यादा जानकार होता है, जैसे बच्चों में ग्रुप बनाए जाते हैं तो ज़्यादा जानकार होता है तो वो, या दूसरा होता है वो मदद देता है दूसरे की, है ना, और सिखाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति कहाँ तक सीख सकता है, उसके अलावा मदद से कितना सीख सकता है, उसके बीच के डिफरेंस को ही हम जेडपीडी कहते हैं, ठीक है। ये सीडीपी का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगला है लर्निंग। देखिए, वेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, जब लैंग्वेज नेचुरली लर्न की जाती है, ये 24 के पेपर हैं, नेचुरली लर्न की जाती है विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, बिना किसी को, बहुत जल्दी करेंगे इनको हम लोग, और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएंगे। जो नेचुरली डेवलप होती है बिना किसी प्रैक्टिस के, तो आप जानते हैं उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लर्निंग हम आपको बता चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असेसमेंट के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टू मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टू मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट आप समझ लीजिए, एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो समेटिव असेसमेंट होता है इसको आप लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, ये फाइनल इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, मतलब आपने क्या पढ़ा है उसको जांचने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है एट द एंड ऑफ द लर्निंग, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। यू नो इट वेरी वेल। एंड if we talk about formative assessment, it is the ongoing process, it is the ongoing process। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, बीच बीच में चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, लर्निंग को और अच्छा प्रभावी बनाने के लिए ये असेसमेंट चलता रहता है, और इससे बच्चे के लिए और बेहतर रणनीति बनती है। इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसको ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है और इसको उतना पॉजिटिव कंसीडर नहीं किया जाता है। आपको दोनों असेसमेंट पता चल गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन था समेटिव असेसमेंट इज अबाउट द सम टोटल ऑफ एवरी। अब आप सीधा आंसर समझिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो गोज ऑन कंटिन्यूसली थ्रू द लर्निंग फेज, और यही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ इज दैट द लर्नर सॉल्व प्रॉब्लम कलेक्टिवली, कि लर्नर प्रॉब्लम को कलेक्टिवली सॉल्व करते हैं, ईदर इन ए पेयर और इन ए ग्रुप। कैसे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच। देखिए होल लैंग्वेज अप्रोच को समझिए। होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है, होल लैंग्वेज अप्रोच होती है जब भाषा को आप पूर्ण, ऐसा नहीं आप करते हैं, वही अभी जो हमने बताया था कि आप प्रीपोजिशंस अलग सिखा रहे हैं, कनेक्टर अलग सिखा रहे हैं, चीज़ों को अलग अलग बता, खंडों में नहीं बताते। यहाँ पर आपने पहले अल्फ़ाबेट सिखाए फिर आपने वर्ड्स पे लिखे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लैंग्वेज को आपके सामने पूरा प्रस्तुत किया जाता है। होल लैंग्वेज अप्रोच जो होती है, देखिए वहाँ पर टीचर स्टोरी को पढ़ रहे हैं, स्टोरी में वोकैब्स भी आएंगे, ग्रामर भी आएगी, सिचुएशन भी आएगी, स्ट्रक्चर्स भी आएंगे, फ्रेजेस भी आएंगे, सब कुछ आएगा। तो इस तरह की जो अप्रोच होती है उसको होल लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं, और इसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर ग्रामर रूल्स किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसी के सेंटेंस बनाए। देयर आर, जैसे देयर आर जो भी लिखा हो, टेंस कुछ भी लिखा है, तो इस तरह का जो वे होता है जहाँ पर सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं लैंग्वेज के, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच आपको पहले ही पता है किस पर डिपेंड करती है, ये हमने आपको बताया था कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं रीइंफोर्समेंट पर डिपेंड होती है, ये स्टिमुलस पर डिपेंड होती है, रीइंफोर्समेंट और रिपीटिशन पे जोर देती है, बार बार करने पर जोर देती है। कौन सी अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, ठीक है। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच हम आपको बार बार बता चुके हैं, जब आप लैंग्वेज को खुले एनवायरनमेंट में सीखते हैं, लोगों के साथ बातचीत करके सीखते हैं, रियल वर्ल्ड जो रियल सिचुएशंस होती है उसमें आप सीखते हैं, तो उसे ही हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच कहते हैं। इतना बेहतरीन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएंगे। आपने कतई सीडीपी ने अगर सीटेट की इंग्लिश पेडागोजी नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ से पूरा कर ले जाएंगे। हमने पहले ही कहा था कि आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया। और ये कोई पहला वीडियो नहीं, इससे पहले भी सीटेट के लिए मैराथन्स ही हमने बनाए हैं, और हमें नहीं लगता मैराथन से ज़्यादा इसमें सीटेट में इंग्लिश में किसी चीज़ की ज़रूरत होती, इसी से ही काम बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और भी सब्जेक्ट्स के मैराथन्स आपको मिलेंगे, हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ, और इसके अलावा सीडीपी हुआ, वो सभी आपको मिलेंगे। और ये जो 8-10 दिन आपके बचे हुए हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन हम आपको कॉन्सेप्ट्स और एक ऐसा मटेरियल देंगे जो आपका इतने से ही टॉप
स्कोर बनेगा। ऐसा नहीं कि आप पास कर पाएँ सिर्फ, नहीं, आपका टॉप स्कोर बनेगा। और ये कोई आज का अनुभव नहीं है, 2011 से हम सीटेट को दे रहे हैं और बच्चों को दिला रहे हैं। तो ऑफलाइन बहुत बड़ा अनुभव है, ऑनलाइन पे उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, टाइम नहीं उतना होता है। तो इस वजह से जब मौका मिलता है तब आपके लिए कम से कम एग्जाम के टाइम पर हम बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ लिख दीजिए, ताकि हमें आगे और कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो इसमें क्या पूछा गया था कि होल लैंग्वेज अप्रोच आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज के पैटर्न सीख रहा है वो बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंसेस को रिपीट कर रहा है ना। अभी हमने आपको बताया था दैट द टीचर प्रोवाइड, जो टीचर प्रोवाइड करता है, दे मेमोराइज सेट फ्रेजेस, वो सेट फ्रेजेस को मेमोराइज कर रहे हैं, वही है ना। कौन सा? ऑडियो लिंगुअल मेथड। हमने बताया था ना कि सेटअप उसको वो मेमोराइज कर लेते हैं, और जैसे हमें रशिया में जाना है तो वो चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं, इंग्लिश में जो होते हैं और वहाँ पर वो बोल लेते हैं। एंड रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर व्हेन दे परफॉर्म द ड्रिल करेक्टली, ठीक है। तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस उनको अगर कर लेते हैं तो उनको रीइंफोर्समेंट मिलता है टीचर के द्वारा। द टीचर इज यूजिंग ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, ठीक है। टोटल कम्युनिकेटिव अप्रोच हम बता चुके हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स समझ लीजिए, जब किसी चीज़ को आपको सिखाना हो, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहता है आपको अगर कोई चीज़ सिखानी है तो आप उसमें फिजिकल मूवमेंट भी इंक्लूड कीजिए। जैसे अगर आपको जंप बच्चों को सिखाना है तो आप उछल के दिखाइए, इसे ही टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड हम आपको बता चुके हैं, कम्युनिकेटिव बता चुके हैं, डायरेक्ट मेथड बता चुके हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन आपको पता ही होगा कि मदर टंग को साथ लेकर जब टारगेट लैंग्वेज सीखी जाती है। ऑडियो लिंगुअल मेथड हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लर्नर्स आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स को मेमोराइज कर रहे हैं एंड वोकेबलरी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन देयर मदर टंग। उनकी मदर टंग में बहुत सारा काम कराया जाता है। और कौन सी हो जाएगी? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सी हो जाएगी? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि इसी में ही हम मदर टंग का यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन करके भाषा को सीखते हैं। बाकी सभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अ टीचर प्रमोट्स ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन को टीचर प्रमोट कर रहा है एंड पीयर इंटरेक्शन, और आपस में इंटरेक्शन करने को भी प्रमोट कर रहा है हर क्लासरूम, ठीक है। शी डज नॉट बोदर टू करेक्ट स्पेलिंग। उसको चिंता नहीं है कि स्पेलिंग गलत हो रही है और प्रोनाउंसिएशन एरर या प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, ऐसा वो चिंता नहीं कर रही है। शी इज़, कौन सी अप्रोच वो फॉलो कर रही है, ये यहाँ पर है अप्रोच इन हर क्लासरूम। तो इस अप्रोच को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। कैसी? रचनावादी अप्रोच जो कहती है वो यही कहती है कि बच्चा जो कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए। बच्चे खुद गलतियां भी करते हैं, सीखते भी, एनवायरनमेंट में रहकर सीखते हैं, ये कहती है कंस्ट्रक्टिविज्म। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है वो देख लीजिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी हमने आपको बताई, सेटअप पैटर्न्स वाली, ठीक है। इक्लेक्टिक अप्रोच समझिए, और ये पहले भी पूछी जा चुकी है। इक्लेक्टिक अप्रोच होती है व्हेन अ टीचर यूज मेनी अप्रोचेज इन इंक्लूसिव वे। जब बहुत सारी अप्रोचेज को वो एक साथ यूज़ करता है और ये देखता है कि बच्चा किस चीज़ से ज़्यादा सीख रहा है। वो कोई एक डायरेक्ट या ट्रेडिशनल मेथड नहीं अपनाता है, वो वहाँ पर क्या करता है कि बहुत सारे मिक्स मेथड यूज़ करता है। तो इसको ही एक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं, याद रखना है इसको। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच हमने अभी आपको बताया कि जब आप क्या करो, आप डिस्कवरी, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ बैठकर करो और समस्या का समाधान निकालो, इसे ही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। पियाजे सर हुए, वाइगोस्की सर हुए, इसी की बात करते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पता है, जहाँ पर टीचर सेंटर्ड होता था और पहले लेक्चर्स और मेमोराइजिंग वगैरह यहीं पर चलती थी। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है अ टीचर टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट। किसके लिए? हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए। प्रोवाइड देम कॉन्टेक्स्ट, उनको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है टू इंगेज इन लिटिल कन्वर्सेशन में इंगेज करने के लिए इन इंग्लिश में विदाउट टेलिंग देम एक्सप्लिसिट रूल। उनको बिना किसी जो एक्सप्लिसिट रूल माने जो बंधे बनाए रूल्स हैं उनको बताए बिना कन्वर्सेशन, रियल टाइम कन्वर्सेशन कराई जा रही है। शी प्रेजेंट्स एग्जाम्पल्स बिफोर देम, वो उनके सामने एग्जाम्पल्स देती है विच दे यूज़ इन देयर कन्वर्सेशन, जिसको वो अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। ग्रेजुअली दे कम अप विद रूल्स, और इसके बाद भी कहाँ पर आते हैं? रूल्स पर आते हैं। पहले कन्वर्सेशन हुई, फिर रूल्स पे आए। ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ द टीचर, स्वयं भी रूल्स पे आए टीचर की मदद से। विच मॉडल अप्रोच डू यू थिंक द टीचर इज फॉलोइंग, और कौन सी यहाँ पर टीचर
जो अप्रोच है उसको फॉलो कर रही है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच, है ना। अभी हमने बताया है कि उसको पूरा मौका दे रही है, कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटी दे रही है, इंगेज हो रहे हैं बच्चे किसमें, कन्वर्सेशन में। जब कन्वर्सेशन होती है तो वहाँ पर कौन सी अप्रोच आ जाएगी, कम्युनिकेटिव अप्रोच आ जाएगी, और यही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेसमेंट, कौन सा है जो असेसमेंट के बारे में ट्रू नहीं है। तो इट प्रेजेंट्स कंक्रीट एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इससे हमें एक मूर्त परफॉर्मेंस के बारे में, बच्चे के बारे में हमें साक्ष्य मिलता है कि बच्चे ने कितनी प्रगति की है या कितना उसने सीखा है। बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ टू इवेल्युएट द पेस ऑफ ए स्टूडेंट प्रोग्रेस, हमें स्टूडेंट की पेस, किस गति से वो सीख रहा है, ये जानने में भी हमें मदद मिलती है किससे, असेसमेंट से। ये भी बात सही है। इट कैन ओनली बी डन बाय द टीचर, केवल ये टीचर द्वारा किया जा सकता है, नहीं। इट कैन बी डन बाय द, नॉट ओनली बाय द टीचर बट ऑल्सो बाय पीयर्स एंड, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हम उससे करते हैं, और सेल्फ इवेल्युएशन भी होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे इवेल्युएशन या असेसमेंट किया जाता है, तो केवल टीचर के द्वारा नहीं किया जाता, यही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कौन सा कम्युनिकेटिव अप्रोच का फीचर नहीं है। देखते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड यूज ऑफ लैंग्वेज, हम कम्युनिकेटिव अप्रोच में कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, मतलब बातचीत होती है। तो सपोज करो यहाँ पर बात हो रही है कि रुपए के अप्स एंड डाउन पे बात हो रही है, तो एक कॉन्टेक्स्ट आपके पास है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, तो ये होता है डिस्कवरिंग रूल्स ऑफ ग्रामर इंस्टीड ऑफ टीचिंग एक्सप्लिसिटी। यहाँ पर रूल्स जो ग्रामर होते हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नियमों को बहुत ही बंधे बंधाए तरीके से यहाँ पर बताया जाता है ना। टीचिंग नहीं की जाती है जो कि अन्य मेथड्स में होता है कि पहले रूल सीखो फिर सीखो, तो ये भी सही है। डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। मोर फोकस ऑन फॉर्म देन फंक्शन, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, देखो, मोर फोकस ऑन फॉर्म, ये कह रहे हैं फॉर्म पे फोकस होता है, आप कह रहे हो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात, यानी फॉर्म्स की बात होती है, रूल्स की बात होती है, फंक्शन की बात नहीं होती। यही बात गलत है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में फंक्शन की ही बात होती है, फॉर्म्स की बात नहीं होती। फॉर्म्स तो उससे निकल आती है, मेन यहाँ पर पर्पस क्या होता है, फंक्शन होता है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग, किसे मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग कंसीडर नहीं किया जाता है। सोशियो कल्चरल, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव। देखिए ये आपने पढ़ा होगा, आपने 3 डोमेन पढ़े होंगे, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन आपने पढ़े होंगे, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर और कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है हमारी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जो हमारा कॉग्निशन होता है ना, सोचने समझने विचार करने की क्षमता होता है। अफेक्टिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है जो हृदय से, जो हमारे अंदर गुण होते हैं ना, दया का भाव होता है, ये सब चीज़ें होती है, जैसे मदर टेरेसा में जो गुण थे, इसे हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। साइकोमोटर डोमेन होता है जो डोमेन आपकी जो फिजिकल बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन है, इसको सही करता है। जिम्नास्ट हो गए, स्पोर्ट पर्सन हो गए, तो ये लोग आते हैं साइकोमोटर डोमेन में। तो ये 3 डोमेन होते हैं, सोशियो कल्चर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये सब हो गए। नेक्स्ट देखिए आगे, व्हेन यू गो टू टीच यू फाइंड दैट, जब आप पढ़ाने जाते हो तो आपको पता चला कि दैट टेक्स्ट बुक बिगिंस विद राइम्स, की टेक्स्ट बुक जो है वो राइम से शुरू हो रही है, पिक्चर से शुरू हो रही है, स्टोरीज से शुरू हो रही है, और एंड हो रहा है जाके अल्फ़ाबेट से, है ना। देखिए कितनी अच्छी बात है, और जो होता भी आज के बुक्स में ऐसे ही दिया होता है, राइम्स, पिक्चर और स्टोरीज दी होती है, अल्फ़ाबेट लेटर पार्ट होता है। ऐसा नहीं ABCD EFG ये सब नहीं पहले दिया होगा, पहले राइम्स वगैरह वहाँ पर अच्छे से दी होंगी, पोएम्स वगैरह दी होंगी। तो विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट सजेस्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी, किस तरह की अप्रोच हम इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस पूछ ली जाती है, उसमें ये भी अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि पहले आप भाषा के पूर्णता से परिचय कराते, आप उसको एक लेटर, एक शब्द नहीं सिखाते, आप उसको पूरा सेंटेंस, पूरी कोई कहानी, कोई ऐसी राइमिंग सिखाते हैं, उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वहाँ से वो धीरे धीरे वर्ड्स, लेटर्स या ये चीज़ें जानता है, तो इसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जब आप पहले वर्ड सिखाओ, आप लेटर सिखाओ उसको, और लेटर के बाद आप उस लेटर से बनने वाले वर्ड्स बनाओ, जैसे लव, और फिर इस पर जाकर कोई सेंटेंस बनाओ, तो इस तरह की जो अप्रोच होती है वो बॉटम अप अप्रोच कहलाती है, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोचेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बॉटम अप अप्रोच हो गया, फोनिक्स पहले होते हैं, फिर लेटर्स बनते हैं, है ना, साउंड, लेटर्स और वर्ड्स पहले बनता है, तो ये बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर चले हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या, आपने सेंटेंसेज
जुड़े हुए फ्रेजेस, फिर वर्ड्स, तो नीचे चलते हैं क्योंकि चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, तो लार्ज से स्मॉल यूनिट की ओर यहाँ पर बढ़ा जाता है। ठीक है, एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है? ये जो होती है ये अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर सभी अप्रोचेस को साथ लेकर चला जाता है इक्लेक्टिक अप्रोच में, तो वो अप्रोच इक्लेक्टिक अप्रोच कहलाती है, बहुत अच्छी होती है। और एस्थेटिक अप्रोच फोकस ऑन ब्यूटी, इमोशन, क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह होती है, कोई इंपॉर्टेंट वो चीज़ है नहीं। व्हेन अ बिगिनर रीडर यूजेज हिज हर ओन नॉलेज, जनरल नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट थीम, जब एक बिगिनर जो रीडर होता है वो अपना खुद का नॉलेज यूज करता है अबाउट द टेक्स्ट थीम, कल्चरल एस्पेक्ट एक्सेप्ट्रा टू मेक अ सेंस ऑफ द स्पेसिफिक टेक्सचुअल कंटेंट, कोई टेक्सचुअल कंटेंट है, कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, सीधे समझिए कोई पैराग्राफ है, उससे वो बिगिनर जो लर्नर है वो क्या निकालता है? टेक्स्ट थीम निकालता है, कल्चरल एस्पेक्ट्स उसमें देखता है। तो इस तरह की जो अप्रोच होती है उसको क्या कहते हैं? उसको टॉप अप अप्रोच कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, बॉटम डाउन अप्रोच कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहेंगे? टॉप डाउन अप्रोच कहेंगे। जो टेक्स्ट थीम कल्चरल एस्पेक्ट पहले आएंगे और उसके बाद हम उससे क्या चीज़ों पे जा रहे हैं? टेक्स्ट पे जा रहे हैं, तो ये चीज़ कौन सी हो जाएगी? टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है रीडिंग और राइटिंग पी एज ए बी। अब कोई अगर इसको पी को बी पढ़ रहा है या लिख रहा है, दोनों कंडीशन में, और 6 को 9 पढ़ रहा है या लिख रहा है, ये कॉमन एरर होती है चिल्ड्रन में, और इसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, पठन विकार को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। यहाँ पर आप चीज़ों को समझते ही ऐसा है, ऐसा नहीं आपको यहाँ पर देखने में कोई समस्या है, यहाँ पर नज़र की बात नहीं होती, आप चीज़ों को कंसीडर ही ऐसे कर पाते हैं कि पी को ऑब्वियसली आप कभी कभी डी कंसीडर, हम लोग भी ऐसा गलतियाँ थोड़ी थोड़ी तो सबसे हो जाती है ये, तो पी को डी समझ लेना या 6 को 9 समझ लेना, तो इस तरह को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अफेजिया का होता है भाषाघात होता है, जब आपको किसी एक्सीडेंट या स्ट्रोक की वजह से, जब आपको किसी एक्सीडेंट स्ट्रोक की वजह से आपकी बोलने की क्षमता चली जाती है, तो उसे हम अफेजिया कहते हैं। लैंग्वेज एक्सप्रेशन इसका जो होता है कंप्रीमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकिंग में डिफिकल्टी आती है, रीडिंग राइटिंग ड्यू टू ब्रेन डैमेज, है ना, तो ब्रेन डैमेज के कारण अफेजिया होता है। डिसलेक्सिया अभी हमने आपको बताया, रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा डिसकैलकुलिया रिलेटेड टू मैथ होता है, मैथ के कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर जो मैथ की चीज़ें हैं, मैथ में नंबर सेंस यहाँ पर गड़बड़ होता है, तो इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, अरिथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया होता है, राइटिंग मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। ग्राफ मतलब ही होता है, ग्राफ यानी लिखने से रिलेटेड होता है। ठीक है, हैंड राइटिंग टाइपिंग इसमें दिक्कत आती है, ठीक है, पेपर और किसी भी जगह पर। और स्टटरिंग स्पीच जो फ्लुएंसी में दिक्कत आती है, स्टटर करते हैं लोग, है ना, और वर्ड फाइंडिंग में एनोमिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है टू टीच टेंस इन योर क्लास। आपको टेंस पढ़ाने क्लास में यू यूज़ 2 पिक्चर ऑफ द सेम पर्सन, आप एक पर्सन की सेम पिक्चर को यूज़ करते हैं, एक 15 साल पहले की है और एक आज की है। ठीक है, यू इनिशिएट टॉक इन द क्लास, आप बच्चों से बात करना शुरू करते हैं अबाउट हिज प्रेजेंट एंड पास्ट, उस व्यक्ति के प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, हिज अपीयरेंस हिज हैबिट्स, उसकी अपीयरेंस और उसकी हैबिट्स के बारे में, है ना, आपने 2 फोटो दिखाई किसी व्यक्ति की। नाउ यू आर यूजिंग, अब आप किस तरह की अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, तो इसे पेडागॉजिकल ग्रामर कहते हैं। समझा कर पढ़ाई जाने वाली ग्रामर को पेडागॉजिकल ग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ज़रा इसको, पेडागॉजिकल ग्रामर क्या होता है। देखिए पेडागॉजी, ये देखिए, पहले प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। पहले प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर समझिए। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमें ये बताती है कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। जो डॉक्टर सर नहीं कहते हैं प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन में, और मेडिसिन के अलावा आपको चीज़ें भी बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कुछ उसी तरह से वर्क करती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आती है स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर क्या होती है कि यहाँ पर वही हमने आपको बताया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटेंस के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं, और लैंग्वेज किस तरह से बनी है इसकी बात होती है कौन सी ग्रामर में? स्ट्रक्चरल ग्रामर में। ठीक है, और किस तरह से उसको बोला जाता है सेंटेंसेस को। इसके अलावा आता है पेडागॉजिकल। अभी हमने आपको बताया कि पेडागॉजिकल ग्रामर होती है चीज़ों को आप सरल करके बताते हो। वहाँ पर 2 इमेजेस उसने दिखाई ना किसी व्यक्ति की, तो चीज़ों को सरल बना के दिखाते हो। देखो यहाँ पर ग्राफ के द्वारा किसी डेटा को बताया जा रहा है, तो चीज़ों को सरल करके आप बता रहे हो। स्टोरी में आप किसका यूज़ कर रहे हो? आप डायग्राम का यूज़ कर रहे हो, पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हो। इसके बाद आती है ये रूल बेस्ड ग्रामर। रूल बेस्ड ग्रामर तो आपको पता ही है कि किस तरह से यहाँ पर रूल्स को बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस गिवन बाय स्टीफन क्रैशन। मॉनिटर हाइपोथेसिस के बारे में जो क्रैशन ने कहा उसमें कौन सा सही नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द मॉनिटर है ना, हाँ ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, नहीं। what is acquired helps in monitoring what is learned. The learner can only monitor if she has enough time and enough knowledge of the rules. It is used in the context of second language acquisition. तो ये सही है। यहाँ पर जो स्टीफन क्रैशन ने अपना रूल दिया है, जो अपना सिद्धांत दिया है, वो किसके बारे में दिया है? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में दिया है, और यही यहाँ पर है, इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, अच्छा ये बार बार क्यों आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प इन टेक्सुअल कंप्रहेंशन एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट। कौन सा ऐसा है जो हेल्प नहीं करेगा टेक्सुअल कंप्रहेंशन एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो कौन सा? आपका जो लिखा है उसको कंप्रहेंड करने के लिए, समझने के लिए और वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ है यहाँ पर जो हेल्प नहीं करेगी? तो देखिए, अल्फ़ाबेट चार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर ना ही आपका कोई कंप्रहेंशन डेवलप होगा और ना ही आपकी वोकैब डेवलप होगी। अल्फ़ाबेट चार्ट बहुत ही सीमित चीज़ होती है और बहुत ही इसको अच्छा कंसीडर नहीं किया। बाकी थीम मैप हो गए, पिक्चर डिक्टेशन हो गया, वर्ड मैप हो गए, इन सब में चीज़ें और ज़्यादा कैसी होती हैं? डाइवर्जेंट रूप में होती हैं। तो वहाँ पर आप थिंकिंग कर सकते हो, वोकैब डेवलप कर सकते हो, कंप्रहेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, ऐसा स्टेटमेंट जो डिस्क्राइब करता है कि नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, ठीक है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड दैट स्टूडेंट शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, जो किसी पर्टिकुलर क्लास के बाद स्टूडेंट एक्वायर करेगा, सीखेगा, और कोर्स कम अंडर, मतलब बच्चा किसी चीज़ को पढ़ रहा है, उस पढ़ने के बाद उसमें क्या क्षमताओं का विकास होगा, किन लक्ष्यों की प्राप्त होगी, इसको हम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है? लर्निंग आउटकम्स बोला जाता है। टीचिंग आउटकम्स क्या होता है? टीचिंग आउटकम्स होता है जो शिक्षक निर्धारित करता है कि हमें बच्चे को आज क्या सिखाना है, दिस और दैट का प्रयोग सिखाना है, तो ये होता है टीचिंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स होता है कि बच्चा उस क्लास के बाद क्या सीखा, इसे हम लर्निंग आउटकम या क्या अपेक्षा उससे की जाएगी, ठीक है, और इसी को ही हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही होता है, लर्निंग आउटकम्स हो गया और ये टीचिंग आउटकम्स हो गया, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, दिस रीडिंग हैज़ सर्टेन लर्निंग एम्स। इस तरह की रीडिंग में कुछ सर्टेन लर्निंग एम्स होते हैं, कुछ टास्क होते हैं। लर्नर्स आर सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल विद कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्यू केयर, इट इज़ कॉल्ड। आपके कुछ उद्देश्य होते हैं पढ़ाई के, ऐसा नहीं है नॉवेल लेके बैठ गए और आप पढ़ने लगे, कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ काम होता है। लर्नर्स सपोज टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल, आपको पढ़ना होता है, और विद कॉन्सेंट्रेशन आपको पढ़ना होता है, पूरे ध्यान के साथ पढ़ना होता है। तो इस तरह की रीडिंग को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। हमने आपको बताया था, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो, परीक्षा के लिए पढ़ते हो, तो उस तरह की पढ़ाई को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। और जब आप सिर्फ कुछ नॉवेल पढ़ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो कि जिसके लिए आपको बहुत सारा तो पढ़ना है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के नहीं पढ़ना है, इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। गाइडेड रीडिंग होती है जब आपको टीचर गाइड करता है कि आपको इतना ही पढ़ना है। आपको जैसे दिस इज़ एन, आप यहाँ पर लिखिए क्या लिखा जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है कि एप्पल लिखा जाएगा, मैंगो लिखा जाएगा। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है वो हम गाइडेड रीडिंग कहते हैं। प्लेजर रीडिंग तो बिल्कुल आराम से जो लेट कर आपको जो मन आ रहा है वो आप पढ़ रहे हो, उसे प्लेजर रीडिंग कहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए, विच जेनर ऑफ स्टोरीज आर द मोस्ट रिलेवेंट टू प्रोपेगेट मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो कौन सा स्टोरी का जेनर है जो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म को बढ़ावा देता है, रिलेवेंट है ना। और ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी समझी जाती है, एक मल्टीलिंगुअलिज्म भी और मल्टीकल्चरलिज्म भी। यहाँ पर हमें सीखने के वाइड ऑप्शन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, किसी व्यक्ति के बारे में लिखा है, कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, तो और एक भाषा दो भाषा सीखता है, तो मल्टी कहाँ से हो गया, और कल्चर भी कहाँ से होगा जब आप एक व्यक्ति के बारे में। साइंस फिक्शन केवल साइंस से रिलेटेड होता है, यहाँ पर भी मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टी कल्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और इसके बाद लेंथी टेल आप पढ़ रहे हो, लंबी लंबी टेल पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। फोक टेल्स जो होती है बहुत अच्छा इनको कंसीडर किया जाता है, जो हमारे चली चली आ रही जो कहानियाँ होती हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग हमें सुनाते हैं, तो वो ये चीज़, और फोक टेल्स बहुत अलग अलग जगह की अलग अलग होती है, लगभग हर भाषा की अपनी फोक टेल्स होती हैं, उनके जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो उनको सुनाते हैं। तो इसे ही हम क्या मानेंगे, ये चीज़ हाँ अच्छी है मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म के लिए, ठीक। बाकी ये क्या है, बार बार क्यों आ जाता है ये भाई, जब से
हाँ, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ। अब एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहता है ऑन वाटर। टीचर अपने बच्चों को वाटर पर पैराग्राफ लिखने के लिए कहता है। देन द लर्नर स्टार्ट डिस्कसिंग, तब जो सीखने वाले हैं वो ये डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं व्हाट दे हैव बीन टॉट इन साइंस एंड सोशल साइंस क्लासेस, कि उनको साइंस और एसएसटी में क्या पढ़ाया गया था। देन दे बिगिन टू राइट पैराग्राफ ऑन वाटर, तब वो वाटर पर पैराग्राफ लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए वाटर पे बोला गया है, उनको साइंस का भी याद आ रहा है कि वाटर में क्या पढ़ाया गया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई थी, और सोशल साइंस में भी एसएसटी में भी बताया गया था कि पानी की क्या समस्याएं हैं या हमारे देश में पानी की क्या दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब एक ही चीज़ें और अलग अलग सब्जेक्ट में हो, तो इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। का मतलब होता है कि जब भाषा आपको पूरे करिकुलम में देखने को मिले। जैसे आप साइंस सीख रहे हैं तो साइंस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप लैंग्वेज को भी सीख रहे होते हैं, केवल साइंस को ही नहीं सीख रहे होते हैं। तो इस तरह की बात है। जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैथ्स की भी चीज़ें यूज होती हैं, तो आप मैथ्स को भी सीख रहे होते हैं। इसे ही लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बोला जाता है। ठीक है, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए कौन सी चीज़ है जो सही नहीं है, सीधी ये बोलिए। एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यूज़, आपने एक्सप्लिसिट मोरल वैल्यूज़ बना रखी हैं कि नहीं ये करना है ये नहीं करना है, बंधे बंधाए नियम आपने वहाँ पर रख रखे हैं बिल्कुल, जिसमें कोई चेंजमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें कैसी कंसीडर की जाती है, निगेटिव। बिग फॉन्ट साइज एंड फेमिलियर वर्ड्स, ठीक है। अट्रैक्टिव पिक्चर्स, ठीक है। एनिमल करेक्टर्स, ये सभी चीज़ें सही हैं। बच्चों के लिटरेचर में बिग फॉन्ट भी होना चाहिए, फेमिलियर वर्ड्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं बहुत आप भाषा ऐसी यूज़ कर रहे हो जो बहुत ही टफ लैंग्वेज है, नहीं। अट्रैक्टिव पिक्चर्स होने चाहिए, तभी बच्चे इससे समझ पाते हैं। और एनिमल करेक्टर तो बच्चों से कितने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, अगला है यू एज अ टीचर फाइंड दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन द लेसन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर योर लर्नर। जो लैंग्वेज यूज की गई वो आपके सीखने वालों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। यू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, आप सिंप्लीफाई करते हो लैंग्वेज को। ऑल्सो मेक सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस भी करते हो इन द कंटेंट टू सूट योर लर्नर्स, और उस कंटेंट में कुछ परिवर्तन भी करते हो क्योंकि आपको लगा कि पढ़ाई जाने वाली चीज़ कठिन है, तो आपने उसमें बदलाव किया। व्हाट यू हैव डन इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे एडाप्टेशन। देखिए, जब आप अपने पढ़ाए जाने वाले कंटेंट में परिवर्तन कर लो, अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें जोड़ लो, घटा लो, कि ताकि बच्चों के लिए सही हो जाए, अच्छी हो जाए, सीखने योग्य हो जाए, तो उसे एडाप्टेशन कहते हैं। और सेम वैसी चीज़ अगर है जैसी पढ़ाने के लिए आपको दी गई, आप वैसा ही पढ़ाते हो, तो इसको हम एडॉप्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, एज इट इज़ ये हो गई, एज इट इज़ एडॉप्टिंग, जैसा रिजिड इम्प्लीमेंट, जैसा दिया गया वैसा आप पढ़ा रहे हो, यहाँ पर आप चेंजमेंट कर रहे हो, टेलर्ड या लर्नर के हिसाब से बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए कैसी नहीं है, फॉलो नहीं करती है, सही नहीं है। देखते हैं, गिविंग टीम टास्क अगर आप दे रहे हैं तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप उनको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। एडॉप्टिंग ए मल्टीलिंगुअल अप्रोच, आप ये भी कर रहे हैं। अगर अप्रोच अपना रहे हैं तो ये भी सही है। हैविंग सम स्टूडेंट एज मॉनिटर इन द क्लास, अगर आप क्लास में किसी किन्हीं बच्चों को मॉनिटर बनाते हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि आपने वहाँ पर क्या कर दिया है, आपने इंक्लूसिव एजुकेशन कर दिया है, तो नहीं। यहाँ पर बच्चों में कहीं ना कहीं आपने एक ग्रेडिंग कर दी है, अप एंड डाउन बना दिया है। ठीक है, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन, आपस में वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये भी सही है। तो आप समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको साथ लेकर चलने वाली जो सोच होती है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, हमने आपको बता दिया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो ड्यूरिंग लर्निंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एरर एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लुक एट द गैप्स ऑफ लर्निंग, बिकॉज जो एरर एनालिसिस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको ज़रूरी होता है ये देखने के लिए कि लर्निंग में गैप कहाँ पर छूटा है। ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि एरर्स आर a window into the mind of the learners and their stage of learning, very good। एरर्स ही जो होती है वो हमें उनको, ये कहावत एक तरह से है कि बच्चों के दिमाग में झांकने के लिए
जो हमारे पास विंडो होती है वो उनकी एरर्स ही होती है। अगर वो सही जवाब दे देगा तो फिर क्या मतलब बनता है, फिर तो सही दे दिया, आप क्या जान पाओगे उसके बारे में। अगर उसने गलती की है देन वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द वे ही वाज थिंकिंग अबाउट, किस तरह से वो सोच रहा था। तो ये विंडो का काम करती हैं गलतियाँ, ठीक, याद रखना। और इनको गलतियों को कभी भी बहुत निगेटिव वे में नहीं लिया जाता है, ठीक है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स इज नोन है। अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है तो उसको हम कैसे जानते हैं? लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन, इंटर लैंग्वेज, हायर ऑर्डर लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन, यही होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है टीचर ब्रिंग्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। कितनी बार ये पूछा गया है। एक कक्षा में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को टीचर लाता है, लाइक अम्ब्रेला, रेनकोट, कुछ पढ़ाना है उसको, स्क्रू ड्राइवर। फॉर हर क्लास शी आस्क्ड द लर्नर टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इनटू 2-3 सेंटेंसेज। द मटेरियल दैट द टीचर ब्रिंग्स इन द क्लास टेक्निकली कॉल्ड, उसको हम रेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलिया। हु बहु मॉडल जब क्लास में लाता है टीचर और उसके बारे में बात करता है तो इसको ही हम रेलिया बोलते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये जैसे ये ले आया या सिक्के लाना, इस तरह की चीज़ें लाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस। असेसमेंट टूल्स एंड प्रोसेसेस, असेसमेंट जो टूल आप लाए हो, प्रोसेसेस एट द फाउंडेशन स्टेज शुड बी डिजाइंड इन ए वे दैट, और जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, और जो टूल वहाँ पर लाए हो क्या करने के लिए? मूल्यांकन करने के लिए। एक्सप्लिसिट टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस बिकम अप्रोप्रिएट फॉर लर्नर्स, रुक जाइए, दे बिकम ए नेचुरल एक्सटेंशन of the child's learning experience. Learner's progress is described and analyzed with that of the overall class performance. आप पूरे क्लास परफॉर्मेंस के सापेक्ष किसी बच्चे को एनालाइज असेसमेंट करेंगे, गलत है। आप किसी बच्चे को इंडिविजुअल असेसमेंट करिए, लेकिन आप पूरे क्लास के साथ उसको कंपेयर करके कर रहे हैं, गलत है। और टीचर में यूज़ कॉमन सिंगल मेथड टू यूज़, कॉमन सिंगल मेथड आप कैसे कर सकते हैं? डाइवर्स क्लासरूम होती है, वहाँ पर आप सबके लिए एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ देखिए, दे बिकम नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंस, यही ऑप्शन हो जाएगा। पहला क्यों नहीं होगा? एक्सप्लिसिट टेस्ट आपने बना रखे हैं, आपने मानक टेस्ट बना रखे हैं और उन्हीं से आप टेस्ट ले रहे हो, तो ये सही नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज, बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है एंड लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रेस्पॉन्स एंड प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, ठीक है। इज दैट एन इंडिविजुअल इज बॉर्न विद ए टूल टू मास्टर द लैंग्वेज। क्या है चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज? डेवलपमेंट बियर नो रिलेशनशिप, इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड द कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव, बिल्कुल सही है। ये जो चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज है, इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड द कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या था? इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, नहीं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है ये कैसी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच कहला रही है। इज दैट एन इंडिविजुअल इज बॉर्न विद ए टूल टू मास्टर द लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज में मास्टर कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मास्टर ही कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता ही होगा क्या होता है? बीइंग एन क्लासरूम वेयर यू कैन फोकस ऑन द ग्रामर एंड रिसीव, छोड़ो, बाय कांस्टेंट कॉन्टेक्ट विद नेटिव स्पीकर इन देयर ओन सोसाइटी, यही सही हो जाएगा, बताएंगे क्यों। बाय रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग द डायलॉग, आप डायलॉग को रिपीट और प्रैक्टिस कर रहे हो, रिपीटिशन वर्ड आ गया है। ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो यहाँ पर उतना अच्छा आप नहीं सीख पाओगे, यहाँ पर तो सेट ऑफ पैटर्न सीख सकते हो केवल। बाय ज्वाइनिंग अ स्पीकिंग कोर्स, नहीं। देखिए, बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विद द नेटिव स्पीकर, आप जिस लैंग्वेज को सीख रहे हो, आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हो या रशियन सीखना चाह रहे हो, तो आप रशिया जा रहे हो, तो रशिया जा रहे हो, वहाँ पर लोगों के साथ उस कम्युनिटी में रह रहे हो, तो सबसे अच्छा आप वहीं पर उसी सोसाइटी में उस भाषा को सीख सकते हो। यही यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज सीखने के बारे में बताया गया। आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लोगे, उससे उतना अच्छा नहीं। लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिन एट द बर्थ ऑफ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही है, जन्म से शुरू होकर थ्रू आउट द लाइफ चलता है। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द अबव सेंटेंस? आई एग्री विद दिस सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है along with print books है ना, and audio books the books that engage the tactile abilities, मतलब समझिए, when you can touch something, आप देखेंगे छोटे बच्चों की क्लासेज में बुक्स होती, लाइब्रेरी होती है, प्रिंट रिच मटेरियल होता है, बहुत सी ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज आप सिर्फ सिंबल्स के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि वहाँ पर उसको ऐसा माहौल दिया जाता है वेयर ही कैन सी, टच एंड फील द थिंग्स विच आर सपोज टू हेल्प हिम।
तो टैक्टाइल एबिलिटीज़ कहते हैं यंग चिल्ड्रन शुड बी पार्ट ऑफ द क्लासरूम बिकॉज इट ब्रिंग्स वैरायटी टू द क्लास एंड चिल्ड्रन लव वैरायटी। नहीं, ये वैरायटी देता, वैरायटी बच्चों को पसंद है ऐसा कुछ भी नहीं। इट गिव्स एटोनॉमी टू टीचर, टीचर को एटोनॉमी बना देता है। टीचर को एटोनॉमी बना के हम लोग क्या करेंगे? इट मेक्स बुक्स मोर एसेसिबल टू डाइवर्स लर्नर, दीज बुक्स विल नॉट ओवरली बर्डन अ टीचर। टीचर के लिए बर्डन नहीं, हम टीचर का बर्डन कम करने के लिए नहीं बैठे। इट मेक्स बुक्स मोर एसेसिबल, इससे बुक्स के प्रति बच्चा ज़्यादा और एसेसिबल होता है टू डाइवर्स लर्नर। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है अ टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द स्टोरी क्विकली एंड देन पुट द 4 पिक्चर्स इन ऑर्डर। आप क्विकली किसी स्टोरी को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, आप पिक्चर्स को लगाइए इन ऑर्डर। द पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू, और उस कहानी के अकॉर्डिंग जो पिक्चर्स हैं उनको ऑर्डर में सेट कीजिए ना, ऐसा होता है छोटी क्लास में हम लोग करवाते हैं। अरेंज द पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड अरेंज करवाना नहीं। गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट, नहीं, एक सेकेंड देखें, गिव देम प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं बना रहे हैं, पूरी कहानी की बात कर रहे हैं। रिवाइज द न्यू एंड डिफिकल्ट वोकेबलरी की बात नहीं हो रही, ये हो जाएगा गिव देम प्रैक्टिस टू रीडिंग फॉर द जिस्ट, कि आप उनको ऐसा प्रैक्टिस करने का मौका दे रहे हो जिससे वो समरी को समझ पाएँ। आप पूरी समरी को पिक्चर्स के थ्रू बताएंगे, जिस्ट माने होता है समरी, तो आप पूरी पिक्चर के थ्रू बताएंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला है इफ चिल्ड्रन हियर 2 लैंग्वेज स्पोकन अराउंड देम। अगर बच्चा 2 भाषाएं उसके चारों तरफ बोली जा रही है उसको सुनता है, दिस एक्सपोजर विल पुट द चिल्ड्रन एट द डिसएडवांटेज, नहीं, पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज। ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ बिग चैलेंज इन लर्निंग टू रीड इज फाइंडिंग मोटिवेशन एंड गुड चिल्ड्रंस लिटरेचर। अ बिग चैलेंज इन लर्निंग, लर्निंग में जो बिग चैलेंज होता है टू रीड इज फाइंडिंग मोटिवेशन एंड गुड चिल्ड्रंस लिटरेचर। मोटिवेशन और अच्छा लिटरेचर पाना एक डिफ़िकल्टी माना जाता है, क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा लिटरेचर साहित्य भी होना बच्चों को सिखाने के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। टू ओवरकम दिस चैलेंज, और अगर आपको इस समस्या से निजात पानी है कि मोटिवेशन भी बच्चों बना रहे और अच्छी लिटरेचर भी मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीचर शुड मोटिवेट देम टू रीड अ बुक एवरी डे एज अ होमवर्क, कि होमवर्क उनको दे डालो और अपना काम खत्म करो। इनकरेज पेरेंट्स टू, पेरेंट्स को इनकरेज कर दो। प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल चिल्ड्रंस लिटरेचर टू मोटिवेट एंड जनरेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। यही होगा कि आप उनको एक्सेसिबल कीजिए लिटरेचर और मोटिवेट कीजिए जिससे हो वो, और क्या इंटरेस्ट बढ़े उनका रीडिंग में, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है टू एसेस रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। आपको प्राइमरी लेवल पे असेसमेंट करना है रीडिंग स्किल्स का। किसका? रीडिंग स्किल्स का लेवल। अ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑन, तब उसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? आइडेंटिफाइंग द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। आप अल्फ़ाबेट पे फोकस रखोगे नहीं, यूज आप पंक्चुएशन पे फोकस रखोगे नहीं, रीडिंग एट ए प्रॉपर स्पीड पे फोकस रखो नहीं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि समझ के साथ बच्चा पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन ड्यूरिंग विच, अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज वन ड्यूरिंग विच। अच्छी स्पीकिंग एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है? टीचर एक्सप्लेन मोर, लर्नर लिसन मोर, लर्नर टॉक मोर, पार्टिसिपेशन बाय आउटस्पोकन स्टूडेंट। जो ज़्यादा बोलते हैं बच्चे उनके द्वारा पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, गलत है। आप स्पीकिंग एक्टिविटी करा रहे हो तो लर्नर लिसन, लर्नर अगर ज़्यादा सुनेंगे तो भी क्या मतलब है? लर्नर टॉक मोर, लर्नर्स ज़्यादा बोले, टीचर कम एक्सप्लेन करे, यही सही है। बच्चे ज़्यादा मौका मिले बोलने का, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगला है एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, लेसन के बिगिन में अ टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड देम टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट दे हैड जस्ट रेड। दिस टाइप ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी फॉर इनहेंसिंग। कहा है कि आप बच्चों को ग्रुप में बांटते हो, कहते हैं कि आपने जो अभी न्यूज़पेपर पढ़ा है, इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा है, उसके बारे में आप क्या करिए? ग्रुप्स एंड आस्क देम टू टॉक, और उसके बारे में बातचीत करिए उस आर्टिकल के बारे में। तो दिस टाइप ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी फॉर इनहेंसिंग, क्या इनहेंस करने के लिए होती है? ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस, कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस, गाइडेड ओरल प्रैक्टिस, एक्टिव लिसनिंग। और ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस, जब आप है ना टॉक बात करने की बात कर रहे हो तो फिर आप फ्लुएंसी डेवलप करोगे, ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस को डेवलप करोगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है लिंग्विस्टिक कंपिटेंस इनेबल्स लर्नर्स टू। जो लिंग्विस्टिक कंपिटेंस होती है वो इनेबल होती है, लर्नर को इनेबल करती है किस चीज़ में? डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत है। स्पीक फ्लुएंटली इवन इट इज
इफ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, नो हाउ एंड व्हेन टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। यही हो जाएगा कि हम भाषा को सही और सही कब, कैसे और कब इस्तेमाल करें, यही लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। और ये जिनमें होता है वो भाषा को बहुत अच्छे से यूज़ कर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट प्राइमरी लेवल अ टीचर जनरली मोटिवेट लर्नर। प्राइमरी लेवल पर जो टीचर होता है वो जनरली मोटिवेट करता है लर्नर को फॉर कलरिंग एंड ड्राइंग। कलर और ड्राइंग करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है प्राइमरी स्टूडेंट्स को। इंगेजिंग लर्नर टू मेंटेन साइलेंस मेंटेन करने के लिए। डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, बिल्कुल फाइन मोटर स्किल्स आप जानते होंगे, हम सर्जरी करते हैं, जो सर्जन होते हैं या जो भी चीज़ें जहाँ पर हम अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं, तो पेंटिंग हो गया, तो इस तरह की चीज़ें फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है जो दौड़ने वाले हो गए, एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट पर्सन हो गए, तो जहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होती हैं तो वो उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव। बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं लैंग्वेज को जब होता है ए प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, गुड टेक्स्ट बुक, इन्हें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है अगर आपको लैंग्वेज को अच्छे सीखना है। ठीक है, तो ये देखिए, टुडे राजू इज़ वेरी हैप्पी एज ही गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली टू कम टू स्कूल। पहला व्यक्ति है जो स्कूल जा रहा है, उसकी फैमिली में आज तक कोई नहीं गया, तो इसको फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक पोल्यूशन पर अगर कोई लेसन प्लान बना रहा है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, तब आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, सिलेक्ट फ्रेम ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शिक्षण उद्देश्य नहीं है आपके पास, तो आप किसी भी टॉपिक पर कोई मतलब नहीं बनता है, उद्देश्य आपके पास होनी चाहिए। फिर आप चाहे उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, ये बात की बात है। ठीक है, तो देखिए, यू वर बॉर्न एंड बॉट अप इन ए विलेज। आप एक ऐसी जगह पर गांव में पैदा हुए हो वेयर एवरीबडी स्पोक हिंदी, जहाँ हर कोई हिंदी बोलता है, एंड यू टू बिगेन इज यूजिंग दिस लैंग्वेज। आप भी इसी लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल, आप बिना स्कूल जाए। लेटर वेन यू में वेन टू स्कूल, जब आप स्कूल बाद में जाते हैं, यू स्टडीड इंग्लिश, तब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू पढ़ते हैं। नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, अब आप अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से बोलने लगते हैं। नाउ विच इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज, अभी भी हिंदी ही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि आपने वहीं पर रहकर सीखा था, जो शुरुआत में वही लैंग्वेज आपकी मदर टंग रहेगी। और दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और यहाँ से आप अगर इतने क्वेश्चन सही से आपने पढ़ लिए, आई एम डैम श्योर कि आपके 15 में 15 या 13-14 आराम से आ सकते हैं। इतना बेहतरीन क्लास है, लास्ट टाइम भी इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था जब हमने लास्ट सीटेट के टाइम पे इसको बनाया था। आप इसको देखा है तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि आने वाले समय में आपको सभी सब्जेक्ट्स के मैराथन लगभग देखने को मिलेंगे, और बहुत ही एक वो मेहनत करके बनाए हुए मैराथन्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वहाँ पर रख दिया है, लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट चीज़ें जो आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैराथन्स को डिज़ाइन किया है। तो बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।